वैसे तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं कि यदि गुनाह किए हैं तो प्रायश्चित ज़रूरी है, और ये यकीनन एक प्रायश्चित स्थल ही है जो आपके गुनाहों को प्रायश्चित कराता है। मैं यहाँ इस समय बैठी हूँ जिला जेल बैतूल में। ज़िले की सबसे पुरानी इमारत, लगभग 200 वर्ष पुरानी इमारत है ये, और लगभग 7 एकड़ में यह बनाई गई है। वैसे तो कहा जाता था कि ये पहले वृद्धों के लिए बनाया गया एक आश्रम था, उसके बाद कहा गया अस्तबल है अंग्रेज़ों के समय का, और कई तरह की बातें जिला जेल को लेकर प्रचारित है। लेकिन वर्तमान में हम जिला जेल में बैठे हैं जहां पर लगभग 450 कैदियों को रखने की क्षमता है, और जेल को सुप्रिटेंडेंट कर रहे हैं जिला जेल अधीक्षक योगेंद्र कुमार तिवारी जी। आज हम सिविल सर्विस डे के अवसर पर जानेंगे जेल की किस तरह से कार्य प्रणाली होती है और किस तरह का यह पद है जो चुनौतियों से और जोखिम से भी यकीनन भरा हुआ है। तो सर, स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले तो जानना चाहेंगे कि बैतूल कैसा लग रहा है? पिछले 3 वर्षों से शायद आप बैतूल में हैं, तो कैसा लग रहा है हमारा बैतूल आपको? में आकर के कुछ विशेष तरह के अनुभव हैं हमारे जो बहुत सुखद है जी। अभी तक के लगभग 35 साल मुझे सर्विस करते हो गया जी जी। उसमें मैंने बैतूल में आकर के मुझे काफ़ी कुछ नए, चूँकि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ काम के ज़्यादा आयाम दिखाई देते हैं, तो मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिल रहा है जी। और जेल के संबंध में आपने पूछा मैम जी, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 हमारे मुख्य पिलर होते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन है और न्यायपालिका है और जेल प्रशासन आता है जी। तो पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। न्यायालयीन प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति जो है वो दोषी होकर, दंडित होकर जब जेल में आता है तो हम सुधारात्मक प्रशासन के तौर पर हमारा बहुत विस्तृत आयाम होता है। न सिर्फ कस्टोडियन, जो कि सामान्य तौर पर हमें ये समझा जाता है कि हम सिर्फ बंदियों को अपनी कस्टडी में रखते हैं और दंड भुगताते हैं, पर यह आयाम बहुत पुरानी सोच का है। हम नए उस पर यह है कि हम उसे फिर से रिस्टोर करके पुराने और समाज के लिए उपयोगी बना करके उसे हम फिर से समाज को वापस सौंपते हैं, जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए बहुत मेंटली उनको देखना और उस तरीके से उनका वो करना, उन्हें कुछ काम सिखाना और काम के साथ में उन्हें वापस एक अच्छे नागरिक की तरह समाज में वापस उन्हें जो है प्रतिस्थापित करना मूल रूप से है हमारा काम। सर, थोड़ा जानना चाहेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, किस तरह से सिविल सर्विसेज में आपने कदम रखा, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी, मैं मूल रूप से मैं रीवा का रहने वाला हूँ और मेरे पिता भी सिविल सर्विसेज में थे। एक भाई हैं जो हमारे वहाँ पर एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी। मैं सबसे छोटा था और इंदौर में मेरी पैदाइश मेरी इंदौर में थी, रहने वाले हम रीवा के, और पढ़ाई लिखाई भी मेरी। तो शुरू से आपका एम था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे या? सिविल सर्विसेज में चूँकि फादर भी थे इसलिए जी। ये पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे वहाँ पर जाना था। सर, कैसे सफलता मिली? पहले ही प्रयास में सफल हुए या 96 में? हाँ, 96 में हमने दिया था, तो मुझे उसमें सहायक अधीक्षक से वही फिर मैं प्रमोशन होते तो सोचा था कि जेल अधीक्षक बन पाएंगे या कुछ ऐसा, या नया कुछ ऐसा सोचा हुआ था कुछ? नहीं मैम, ये तो चूँकि रैंक पर डिपेंड करता था। प्रमोट होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और ये चूँकि इतना चैलेंजिंग था। बाकी आप अगर विभाग देखेंगे तो एक क्राइटेरिया पर काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी विभाग को देखें तो उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र रहता है, और जो कि परिस्थिति पर, उस पर, फाइनेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। हम मानव संसाधन पर सीधे काम करते हैं। हमारे लिए सीधे ह्यूमन नेचर को, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से समाज से विलग हो करके अलग पड़ा हुआ एक हिस्सा होता है, उसे वापस फिर से रिस्टोर करके समाज को वापस देना, तो ये बड़ा कठिन काम होता है। और जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो पहले से अगर आप देखें तो मेंटली कहीं ना कहीं कुछ तो परिस्थिति बस भी आते हैं, कुछ उसमें से क्रिमिनल एक बैकग्राउंड उनका, एक मनस पूरा बैकग्राउंड उनका हो चुका होता है,
और जब उनको समाज में कोई फरियादी उनके खिलाफ़ केस करता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह आक्रोश होता है कि मुझ पर केस किया, मुझे समाज के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। पुलिस से कुछ उनकी नाराज़गी होती है, स्वाभाविक तौर से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं, वहाँ पर होती है। और इस सब प्रक्रिया में एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद जब वो हमारे पास आता है तो वहाँ यहाँ से उनके मतलब सीधे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन चालू होता है, जहाँ से हम उनसे पूछते हैं कि क्या था, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो शुरुआती तौर पर बस्ट होता है वो आदमी, और उसके बाद फिर वही बताता है कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। और हम वहाँ से उसको एक प्रकार से क्लिनिकली पहले उसको एक डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक किस किस तरीके से हम इन पर काम कर सकते हैं। और वहाँ से फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं उनको, फिर देखते हैं और कुछ काम देते हैं, फिर काम सिखाते हैं। और इस तरीके से एक अच्छा उनके अंदर जो इंसान जिन पर संभावना सब पर होती है वो उनके अंदर विकसित करके और वापस समाज में पुनः प्रतिस्थापित। सर, बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कई बार जो है लोगों को है अपराधों में फंसा दिया जाता है या गलत तरह से उनको पेश किया जाता है। तो बंदी तो जब आता है तो समझ आ जाता होगा ना कि कौन अपराधी और कौन इनोसेंट है। एक इतने सालों का 33 सालों का आपका अनुभव है तो व्यक्ति की परख तो हो ही जाती है। मैम, जो बाहर का जो समाज और जहाँ पर रहते हैं परिस्थिति हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम पर बहुत बहुत गहरा असर डालती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आदिवासी क्षेत्र हैं, लोग बड़े सरल होते हैं, भोले होते हैं और चीज़ों को नहीं समझ पाते। कभी कभी इस कारण से किसी न किसी माध्यम से वो क्राइम में इस्तेमाल कहें या कहें कि परिस्थिति बस उस क्राइम में वो सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास में ऐसे केसेस। लेकिन हम उनको जैसे वो हमारे पास आते हैं और आपने कहा कि समझने का तो एक प्रक्रिया है हमारे पास, तो हाव भाव व्यक्ति और अनुभव से भी जो आपने कहा वो भी एक फैक्टर है जो काम करता है। उससे हमें समझ में आता है कि इन पर हमें किस तरीके से काम करना। और सहज और भोले लोग में ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा आसान होता है और बड़ा सहज होता है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देने में लगा। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ITI संचालित है और हमारे यहाँ NIOS से हम परीक्षाएं दिलवाते हैं, तो हमने देखा इन लोगों को हम किसी तरीके से शिक्षा से जोड़ करके और फिर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके हमने उनको वापस समाज में प्रतिस्थापित किया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या सैकड़ों से ऊपर है जो यहाँ से सीख करके बाहर में अपना स्वयं का रोजगार और व्यवसाय कर रहे हैं और समाज में एक अपना अच्छा एक नागरिक का योगदान प्रदान कर रहे हैं। बैतूल जिला जेल जो है मुझे लगता है प्रदेश के सबसे पुरानी जेलों में शामिल है और आने वाले समय में जिला जेल जो है दूसरी जगह पर जो स्थापित होने वाली है, नई बिल्डिंग बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये भवन है जो लगभग 200 वर्ष पुराना है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग है क्या? जेल प्रबंधन के द्वारा इसको किस तरह से डेवलप किया जाएगा या कहीं फिर हस्तांतरित किया जाएगा? क्या इसका स्ट्रक्चर होगा? मैम, शासन की रीडेंसिफिकेशन योजना है जहाँ पर जो घनीभूत आबादी में जो भी शासकीय बिल्डिंग्स आ चुकी हैं उनको वो रीडेंसिफिकेशन के तहत उसको कहीं नई जगह पर जेल को शिफ्ट करने की ऐसी योजना है, जो कि उसके तहत हमारी बैतूल जेल भी थी। बहुत 200 वर्ष से ऊपर 208 वर्ष लगभग जो है पुरानी बिल्डिंग है हमारी जी। और पहले तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आने के बाद हमने बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो अभी आप अगर देखेंगे तो पूरा कायाकल्प आपको दिखाई देगा, हमने इसे बहुत अच्छा बना लिया है। रीडेंसिफिकेशन में कुछ पार्ट जो है हमारा कोई प्राइवेट एजेंसी है उनको जा चुका है और जब इसकी बात आई इस जेल पर कि इसका क्या करना है तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय थे, अमनवीर सिंह साहब थे और नरेंद्र सोहन जी साहब, मुझे चर्चा करने के बाद में ये हुआ कि इसे एक स्मारक के रूप में, चूँकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस जेल में जो बाद में जब इस पे हम काम करेंगे तो इस पर लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सैफ अली मैम का नाम लिया था, उनके समय एक बड़ी नई चीज़ यहाँ, अद्भुत चीज़ यहाँ उनको समझ में आई थी। एक हमारे यहाँ बहुत कुआं था जिसमें पानी आया करता था, तो फिर कहीं से ऐसा पता चला कि उसके अंदर से कोई एक रास्ता जाया करता है जो कि फांसी का नाम तक जाया करता है। तो इस तरह की चीज़ें इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई हैं जो अभी हम बहुत, मतलब इस पे इन फ्यूचर जो है पुरातत्व के लोग यदि स्टडी करते हैं तो काफ़ी कुछ बहुत स्कोप मिलेगा मैम इस पे। उस पे यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है
यहाँ बिल्कुल ये है मैम। शनि मंदिर है, सूर्य शनि मंदिर है, जो मंदिर है, लगभग जी। 700 वर्ष पुराना कहा जाता है कि जी, वो जी। और पुराना मंदिर है। और उसके पास में भी एक कुआं है, बताते थे कि राजा साहब वहाँ से आया करते थे। तो इस तरह की चीज़ों के कारण ये बड़ा स्मारक बहुत अच्छा करेगा तो हमारे इसके यहाँ। लिए कुछ लगभग 32 पत्राचार हमने पहले से कर रखा है क्या कि बिल्कुल मैम, ये है कि और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में 32 लोग इस जी। जेल में रह चुके हैं। और और महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी महिला उसमें स्वतंत्रता शामिल संग्राम हैं। सेनानी हैं। और जी। गोलवलकर साहब का भी ये है कि वो जी। यहाँ पर रहे हुए हैं हमारे। तो ये विरासत है हमारे बैतूल जिले की, इसको संजोया जाएगा संजोया ये। जाना चाहिए जी। ये आप लोगों का भी सहयोग इसमें। जी सर, किस तरह की चुनौतियाँ आपको लगती है इस फील्ड में? क्योंकि 35 साल का है अनुभव, तो मैं ये थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इसको कंपेयर भी करें बाकी जिलों की अपेक्षा बैतूल की जेल के साथ में कि मैम, क्षेत्र के हिसाब से क्राइम का जी। पैटर्न और क्राइम की जो सोच है वो बदलती है। बहुत पहले जैसा आप कहते हैं क्राइम बाहर इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। और मेरा सबसे ज़्यादा लगभग 15 वर्ष से ऊपर मैंने ग्वालियर चंबल रीजन में मैंने जी, निकाले हैं। तो वहाँ का क्राइम चूँकि मैंने देखा हुआ है, जो कि वहाँ तो लोग भी अग्रेसिव होते हैं मध्य बहुत प्रदेश ज़्यादा। में, हाँ बिल्कुल मैम, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल पैटर्न है जो देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज पैटर्न, वो उससे जुड़ा हुआ है। 3 स्टेट के बॉर्डर्स भी है। अगर आप राजस्थान को देखें, उत्तर प्रदेश के, तो उसके कारण वहाँ पर एक अलग पैटर्न। तो बेसिक जब हमने शुरुआत करी तो हमने ग्वालियर से करी थी, तो हमें क्राइम का पैटर्न और उसको देखने का बड़ा अवसर मिला, बड़ा नज़दीक से। और वो देखा वहाँ पर एक अलग तरीके से हमको तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि चूँकि माननीय न्यायालय से उन्हें सज़ा भी होती है, उसे हमने भुगताना है, उसके साथ में उसके मूलभूत मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुए और उसके मानसिक जो है उसको और कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके वापस उसे समाज में स्थापित करने के लिए वो वहाँ का एक क्षेत्र जो ग्वालियर चंबल वाला है, जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ एरिया आता है मैम, वो अलग है। वहाँ पर मैंने बिंद में भी काम किया, महाकौशल में भी काम किया, मालवा में मैंने बहुत काम किया मैम। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सीधे साधे लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र है, नया क्राइम का एक मैंने देखा है जो मेरे जितने समझ में आया 2 साल 2.5 साल में, कि लगभग 10 वर्षों से ही यहाँ, उसके पहले तक तो क्राइम का कोई बहुत ज़्यादा था ही नहीं। पिछले कुछ 10 वर्षों में यहाँ शुरुआत हुई है। और पहले फाइनेंशियल क्राइम से थोड़ा सा ये शुरुआत होते हुए अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज क्राइम और ये नशे वगैरह का है। पर हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत आप देखेंगे कि बड़े कंसाइनमेंट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। और मैं बधाई देता हूँ माननीय एसपी महोदय को इसके लिए। और फिर से अगर यही प्रयास हमारा चलता रहा तो क्राइम फ्री जिले की तरह हम इसे फिर से देख पाएंगे। सर, जिले जेल की कैपेसिटी शायद 450 बंदियों की है और हमेशा दबाव रहता है, ऐसा मतलब देखा है हिस्ट्री में कि जितने बंदी है हमारी बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ 330 कैपेसिटी की क्षमता है, जिसमें लगभग 500 से हमें ऊपर ही, चूँकि हमारे पास दूसरा कोई आसपास विकल्प नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही रखते हैं। और चूँकि ये बिल्डिंग बड़ी है, पुरानी है, इसलिए स्पेसियस है, तो हम ये कर पाते हैं। लेकिन अब उसके लिए रिडेंसिफिकेशन में जो हमारी कड़ाई में है, वो 800 बंदियों की क्षमता की जेल है, जो बिल्कुल नवीन सुविधाओं से और नवीन सिक्योरिटी पूरे। ऐसा तो नहीं है कि इतनी सुविधाएं दे देंगे कि हर व्यक्ति चाहेगा कि जेल में ही रहे, वहाँ सारा कुछ ऐसा तो मैं अब सजा जेल तो जेल नाम ही उसका जेल होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि बंदियों से ज़्यादा तो जेलर बंदी जैसे होते हैं, क्योंकि वो भी जो है उतना ही समय जेल के अंदर बिताते हैं। ये चुनौतियाँ हम लोगों के लिए रहती हैं, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग 24 घंटे रात में भी हम लोग निगरानी में रहते हैं। कई बार ये स्थिति आती है कि हम बीमार हैं, हमारे परिवार बीमार हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमें चूँकि जुडिशल कस्टडी में होते हैं बंदी, उस पर ध्यान नहीं पड़ता है। ऐसे चैलेंजेस जेल वालों के साथ में बहुत रहते हैं। सर, हम थोड़ा सा बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि जेल वाली इस फील्ड में आने के लिए यदि आगे भवी जो पीढ़ी है वो आना चाहती है, तो वो किस तरह से मनस्थिति से तैयार रहना चाहिए उन्हें? देखिए, अगर वो किसी नई पीढ़ी के लिए, अगर किसी विशेष वो अपने टारगेटेड किसी लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जेल के बारे में अगर वो एक मल्टी डायमेंशनल कुछ उनका अगर ये है कि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ होने चाहिए, तो वो जेल में सब तरह की संभावना, एक व्यक्ति बहुत तरह की मल्टीटास्किंग इसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ रहता है। एक आदमी आता है तो आप समझें कि उसके मानव संसाधन को एक नए सिरे से उसे समझना,
आपको एक मेडिकल साइंस वाली एक पूरी टीम की मानसिकता आपको रखनी पड़ती है, उस तरीके से भी आप काम करते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट पे जाते हैं तो आप व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी दें। फाइनेंस का भी हमारे यहाँ हमको नॉलेज रखना पड़ता है, फाइनेंस का भी हमको नॉलेज रखना पड़ता है। अब पहले PWD और RES वगैरह से काम होते थे, अब धीरे धीरे माननीय महानिदेशक महोदय ने ये शुरुआत की है कि अब बिल्डिंग्स का और छोटे मोटे काम जो है वो हमने करना चालू किए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग भी आपको तो एक मल्टीटास्किंग पूरा यहाँ पर रहता है, जो आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो अगर आप यहाँ के लिए चार्ज करते हैं तो ये सुखद अनुभव रहेगा। और जेल की दुनिया तो अलग दुनिया होती ही है, लेकिन मुझे ये जानकर भी हमेशा अच्छा लगता है कि बैतूल के जो बंदी है जो राष्ट्रीय पर्वों की झांकियों में शामिल होते रहें और किसी न किसी अच्छे परिणाम को लेकर आते रहें। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच का विकास करना ही है, और इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और कहीं कभी ऐसा लगा कि कोई एक रिस्क हो गया जेल में, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी जब आपको जोखिम वाली स्थिति का सामना करना पड़ा हो, कभी कैदियों ने अटैक किया हो या कुछ ऐसा हो, तो वो अनुभव हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। सुधारात्मक सेवाओं की जो परिकल्पना है उस पर काम करते हुए हम लोग कस्टोडियन भी हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ जी एक कड़े अनुशासन में और नियंत्रण में रखना पड़ता है, जो कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनुशासन को तोड़ते हुए ही हमारे पास में पहुंचा है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, कुछ अप्रिय भी कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये अच्छा है कि हम अपने माननीय महानिदेशक महोदय के कुशल नियंत्रण में इसको ठीक हैंडल कर पाए हैं आज तक। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा, बैतूल जिला जेल के लिए अक्सर ये बातें भी आती रही है कि बाहर का सामान अंदर आ जाता है, और कुछ जो है बंदियों में भी विवाद की परिस्थितियाँ बनी हैं, कुछ लोगों ने आत्मघाती कदम भी उठाए हैं। तीखे सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे भी बात आनी चाहिए कि कहाँ ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो सामने आती हैं। देखिए मैम, ये चैलेंजेस हमेशा, और जेल विभाग पर ये चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। और जैसे बताया कि चूँकि जेल हमारी बिल्कुल सेंटर ऑफ द हार्ट पे आ चुकी है, बैतूल जेल के साथ में एक ये दिक्कत है। अगर आप देखें कि सेंटर ऑफ द, हमारे चारों तरफ जो है पूरा व्यावसायिक परिसर बन चुका है, जो मुश्किल से हमारी मुख्य दीवार से 10 मीटर के बाद में हमारी जो है चारों तरफ आप देखें कि दुकानें बनी हुई हैं और मार्केट है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की, बल्कि सैकड़ों के हज़ारों लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। तो उससे एक संभावना ये हो जाती है कि बाहर से जाने वाला आदमी हमारे यहाँ कुछ सामान फेंक सकता है, ये रहा है। लेकिन हमने इसमें बंदियों से ही सहयोग लेकर के, उनके ही लोगों में से सीनियर जो काफ़ी पुराने और विश्वसनीय बंदी होते थे, उनको लेकर के हमने जेल के चारों तरफ एक बाल गार्ड का घेरा बनाया है। तो प्रयास तो होते हैं और हो ही रहे हैं, लेकिन वो कई उनमें से हम विफल कर देते हैं। फिर एक ये है कि हमारे स्टाफ में भी कुछ निश्चित है, कई लोगों में अलग अलग रहती कमी रहती है। हमारे स्टाफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जेलों में सामान को सप्लाई अंदर कर देते हैं, विभिन्न कारणों से उन पर बड़े सख्त कार्रवाई हम करते हैं। उसके लिए जहाँ तक आपने पूछा कि जेलों में अंदर संघर्ष की स्थिति, लगभग 2.5 वर्ष मुझे हो गया जेल के अंदर। मेरे समय में मैंने, अब यहाँ पर बहुत पहले कहते हैं कि कभी कोई घटना हुई थी, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे समय पे अभी तक ऐसी निर्मित नहीं हुई। जबकि यहाँ के जो कुख्यात और नामी जो बंदी हैं वो लगभग सारे रह के जा चुके हैं, पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई। आत्मघाती में ये स्थिति कई बार आती है कि बाहर से आया हुआ आदमी समाज के प्रति भी और व्यवस्था के प्रति भी कहीं न कहीं आंदोलित होता है। जब हमारे पास आता है तो अब हमको बिल्कुल नए सिरे से उसको और हैंडल करना पड़ता है, और वो काफ़ी क्रोध से बढ़ा हुआ आदमी होता है। और बीच में अगर आप ठीक देखें तो समाज के सामने क्रोध प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो पुलिस के सामने क्रोध प्रदर्शित नहीं कर पाता। माननीय न्यायालय की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन जब हमारे सामने आता है तो वो सारी चीज़ें, वो आक्रोश हमको सीधे झेलना पड़ता है। सीधे आता है जेल में, तो वो चूँकि अब हम उससे 1 to 1 जैसे बात करते हैं, तो वो आक्रोश हमें झेलना पड़ता है। ऐसा हुआ साहब, हमें गलत फंसा दिया, हमें ये कर दिया, वो आक्रोश होता है। चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में रहता है, तो कई बार ये स्थितियाँ आती हैं
कि आदमी के मन के अंदर कितना आक्रोश क्या चल रहा है, वो कई बार समझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होती है। तो ऐसी आत्मघाती परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में कई बार बनी है और हमारी जेल में भी, बैतूल जेल में भी बहुत पहले ऐसी स्थिति एक बार निर्मित हुई है। लेकिन उसी से हम शिक्षा लेकर के और नए सिरे से अपनी व्यवस्था को उतना सुदृढ़ बना करके और उसके बाद मतलब गलतियाँ भी हमें सीखने का अवसर देती है। सीखने का अवसर देती है, उससे ही हम सीख करके आगे बढ़ पाते हैं। और अभी आप पिछले कुछ समय से, साल भर से आप देखेंगे कि हमारा बहुत सुखद निकला है समय, हमारा ऐसे कोई स्थितियाँ नहीं हुई है इसके लिए। तो आपने योगेंद्र कुमार तिवारी जी को सुना परिधि न्यूज़ के माध्यम से। जेल की व्यवस्थाओं और तमाम चैलेंजेस के बारे में भी आपने बहुत ही खुलकर हमसे बात की, अपनी कमियों को भी स्वीकारा और अपनी अच्छाइयों को भी आपने सामने लाया। किस तरह से एक व्यवस्थित जिला जेल हमारी संचालित हो रही है, बंदियों में किस तरह से सुधार हो रहा है, ये सभी हम देख ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत खुले विचारों के साथ अब इस चर्चा में भाग लिया। आपको सिविल सर्विस डे की शुभकामनाएं देंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।